गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारकों म्यूजियम में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री, नहीं लेनी होगी टिकट। जी हाँ दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव शुरू हो गया है, जो कि 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। इस कड़ी में अब केंद्र सरकार ने लोगों को आज़ादी के इस पर्व से जोड़ने और उनमें देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से 15 अगस्त तक सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालय आदि को दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान किया गया है। एएसआई के स्मारक 2 निदेशक डॉक्टर एन.के. पाठक की ओर से बुधवार को जारी कर आदेश दे दिए गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ताइवान से रवाना हुई नैन्सी पेलोसी अब साउथ कोरिया जाएंगी। राष्ट्रपति वैंस से मिली, कहा यूएस हमेशा ताइवान का साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो गई है। वे यहां से साउथ कोरिया जा रही है। यूएस डेलीगेशंस के साथ पेलोसी 2 अगस्त को ताइपे पहुंची थी। बुधवार को उन्होंने ताइवान की संसद को संबोधित किया। नैन्सी ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात की। इस दौरान पेलोसी ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका का ताइवान पर हमेशा साथ रहेगा। हम हर पल उनके साथ हैं। हमें ताइवान की दोस्ती पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ खड़े रहने का जो वादा किया था, वो उस पर आज भी अड़िग है। उधर दोस्तों, पेलोसी की विजिट से बौखलाए चीन ने ताइवान के लिए आर्थिक परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार ने ताइवान को नेचुरल सैंड के देने पर रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया है। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। 1 जुलाई को भी चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर्स के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी। खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरनाक बताया। बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे जिलों में पिछले सिर्फ 10 साल में अप्रत्याशित डेमोग्राफिक जनसंख्यिक बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायतों के ताज़ा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलग अलग रिपोर्ट भेजी। दोनों ही रिपोर्टों में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है, जबकि पूरे देश में यह बदलाव 10% से 15% के बीच है, यानी कि मुस्लिम आबादी सामान्य से 20% ज्यादा बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस ने इस बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना है। इसलिए दोनों राज्यों ने सिफारिश की है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किमी से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दिया जाए, यानी कि बीएसएफ को सीमा से 100 किलोमीटर पीछे तक जांच और तलाशी करने का अधिकार हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को चीन की चेतावनी, ताइवान के पास एयर स्पेस में न उड़ान भरें। जी हां दोस्तों, चीन ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को ताइवान वाले एयर स्पेस से गुजरने से मना कर दिया। एक चीनी महिला रिपोर्टर बी एलन इब्राहिम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चीन ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ताइवान के पास एयर स्पेस नजरअंदाज करे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस चेतावनी के बाद कोरियाई एयरलाइंस अपनी कुछ उड़ानों का रूट बदल रही है, जबकि कैफे पैसिफिक फ्लाइट्स को सलाह दी गई है कि वे कुछ अतिरिक्त ईंधन लेकर चलें। कुछ अन्य एयरलाइंस ने यात्रा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना नहीं दी है। दोस्तों, चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में जहां सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहां के एयर स्पेस में उड़ानें नहीं भरने के लिए चेतावनी दी गई है। चीन इस बाबत हांगकांग को एक मंगलवार को एक नोटिस भेज चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अलर्ट, सरकार ने बैन कर दिए 348 मोबाइल ऐप्स। चीन भेज रहे थे भारतीय यूजर्स के डाटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन और दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल एप्लीकेशंस की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, जो यूजर्स की जानकारी एकत्रित कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनाधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोड़मल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश के बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है, और अगर ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो सरकार ने बताया कि ऐसे 348 ऐपों की पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनमें से BGMI भी एक गेम है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने किया सील, कल ली थी तलाशी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया। कल ईडी ने इस ऑफिस में तलाशी ली थी दोस्तों, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया। यंग इंडिया कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास है। यंग इंडिया वो कंपनी है जिसने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल का टेक ओवर किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 से पहले भारत का सड़क ढांचा अमेरिका जैसा होगा, नितिन गडकरी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार अगले 3 वर्षों में देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी और 2024 तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अच्छा होगा जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे यानी कि NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है, जिसकी AA रेटिंग है और यह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि NHAI एक साल में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में हम 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या जयपुर की यात्रा 2 घंटे में की जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, मोदी कैबिनेट ने FRP 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गन्ने के लिए सरकार ने भाव बढ़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, कैबिनेट ने गन्ने के उचित और लाभकारी FRP मूल्य को 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है, जो कि पहले 295 रुपए प्रति क्विंटल था। अब इसके अंदर 15 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, 10 नए चेहरे शामिल, बाबुल सुप्रियो को भी बनाया मंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव कर दिया है। कुल 10 नए मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रियों को आज ही शपथ दिला दी गई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह कैबिनेट फेरबदल ऐसे वक्त में किया है जब TMC पार्टी मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की वजहों से घिरी हुई है। पार्थ और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम शिक्षक घोटाले में आया। दोनों इस वक्त ईडी की हिरासत में है। दोस्तों, ईडी के एक्शन के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब ममता बनर्जी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वह अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। साल 2021 में सरकार बनने के बाद ममता का यह पहला कैबिनेट बदलाव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल, उठाया रिकॉर्ड तोड़ 355 kg वजन। जी हां दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने बुधवार को 109 kg कैटेगरी में कमाल किया और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। अभी तक यह भारत का 14वां मेडल है, जबकि यह 4था ब्रॉन्ज मेडल है। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355, 163 प्लस 192 किग्रा वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। दोस्तों, लवप्रीत सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लवप्रीत सिंह ने स्नेच राउंड में बेहतरीन खेल दिखाया और तीनों ही प्रयास में वह सफल साबित हुए। उन्होंने स्नेच राउंड में क्रमशः 157 kg, 161 और 163 kg वजन उठाया। लवप्रीत ने इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी अपने तीनों प्रयास सफल किए और क्रमशः 185, 179 और 192 वजन उठाया। इस तरह लवप्रीत ने कुल 355 kg वजन उठाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस साल महंगे हुए आटा तेल, बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपए महंगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सरकार भले ही महंगाई को कंट्रोल करने की लाख कोशिश में लगी हो, लेकिन महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इस साल अब तक आटा, खाने के तेल से लेकर दूध से लेकर सब महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, LPG सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बताया कि इस साल अब तक आटे के दाम 11% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में देश में गेहूं के आटे की औसत कीमत 30 रुपए 98 पैसे प्रति किलोग्राम पर थी, जो कि 2 अगस्त को बढ़कर 34 रुपए 69 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके अलावा दोस्तों, दूध की बात की जाए तो दूध 1 जनवरी को 50 रुपए का मिल रहा था, 50 से भी कम का, और अब वह 52.5 रुपए का पहुंच गया है, यानी कि 5.5 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई है। चावल की कीमत में 4 रुपए की वृद्धि हो गई है। दोस्तों, मूंगफली के तेल में 3.5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। वनस्पति घी की कीमत में 11.5 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, LPG सिलेंडर की बात की जाए तो LPG सिलेंडर अभी रिकॉर्ड हाई लेवल पर चल रहा है। LPG सिलेंडर 1068 रुपए का मिल रहा है चेन्नई में, जबकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1053 रुपए का मिल रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़े। मुंबई में सीएनजी 6 रुपए महंगी होकर 86 रुपए किलो पर पहुंची। पीएनजी की कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की हो गई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, नेचुरल गैस की कीमतों में आई तेजी के चलते मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मुंबई में पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। इसकी कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में सीएनजी की खुदरा कीमत बढ़ाकर 86 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जबकि घरेलू पीएनजी की कीमत 4 रुपए तक बढ़ाकर 52 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में बंद, आईटी सेक्टर्स में आई तेजी। जी हां दोस्तों, कल की मामूली गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुए। बुधवार को ट्रेडिंग सेशन के बाद सेंसेक्स 214.17 अंक यानी कि 0.37% की तेजी के साथ 58,350 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 42.70 अंक यानी कि 0.25% की बढ़त के साथ 17,388 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स में से 13 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा 17 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयर्स की लिस्ट में मारुति टॉप लूजर रहा। इसके अलावा सन फार्मा, कोटक बैंक, इंडस बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्रा केमिकल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, एनटीपीसी, एम&एम और एलटी के स्टॉक्स में बिकवाली रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टी20 रैंकिंग्स में भारत के इस धाकड़ बल्लेबाज की धूम, सीधे दूसरे नंबर पर लगाई छलांग। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने टी20 फॉर्मेट में ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज का बोलबाला देखने को मिला है। इस खिलाड़ी ने हाल ही में वेस्टइंडीज दौर पर एक शानदार पारी खेल टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए दूसरा पायदान हासिल कर लिया है। दोस्तों, ये खिलाड़ी एशिया कप 2022 में खेलने का भी सबसे बड़ा दावेदार है। आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग्स में सूर्य कुमार यादव 816 अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली थी। पाकिस्तान के बाबर आजम 818 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना सका। दोस्तों, मंगलवार को सेंट किट्स के वार्नर पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेली थी। इस मैच में सूर्य कुमार ने 44 गेंदों पर 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 172 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद ही सूर्य कुमार यादव को आईसीसी की रैंकिंग में धमाकेदार फायदा मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का नया पैटर्न, कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू टीचर, खौफ वहां भी जहां पहले कभी हिंसा नहीं हुई। जी हां दोस्तों, हिंदू महिलाएं बिलख रही थी, घरों और दुकानों में आग लगा दी गई, हर चेहरे पर खौफ था। बांग्लादेश के हिंदू दशकों से इसे खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन अब यह दहशत उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, ये कहना है बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल चटर्जी का, जो हाल ही में हिंसाग्रस्त रहे नडाइल जिले के धगाइल गांव का दौरा करके लौटे हैं। यहां 2 सप्ताह पहले एक कथित विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद हिंदुओं को निशाने पर बनाया गया। निर्मल चटर्जी ने कहा कि हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के गहने भी छीन लिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। इसी साल मार्च में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। बाद में प्रशासन ने इसे प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा मामला बताया। इसके बाद दोस्तों जाने राजस्थान और पाकिस्तान से जुड़ी अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और दोस्तों अगर पसंद नहीं आई तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान की 2 लाख गायों में खतरनाक लंपी इन्फेक्शन, अब तक 3125 गोवंश की मौत। गुजरात में हालत है भयानक, बॉर्डर से सटे जिलों में अलर्ट है जारी, पाकिस्तान से आया है वायरस। जी हां दोस्तों, राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंस में जानलेवा लंपी वायरस का संक्रमण तेज हो गया है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित हैं। सरकार के सर्वे में 3125 गोवंश की मौतें रिकॉर्ड हुई है, जहां जिन 11 जिलों में इन्फेक्शन फैला है उनमें 70 से 80 लाख कैटल हैं। बीमार मिले 78 से 80 हजार गोवंश का अब तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उधर दोस्तों गुजरात में लंपी संक्रमण को लेकर हालात भयानक हो चुके हैं। खासकर कच्छ और सौराष्ट्र अंचलों में बड़ी संख्या में गोवंश इसकी चपेट में है। राजस्थान सरकार ने प्रभावित जिलों में मेडिसिन खरीद के लिए 2 से 12 लाख रुपए तक का बजट दिया है। जिलों को पूरी पावर दी गई है। अब जेनरिक के साथ ही ब्रांडेड दवाएं भी जिला स्तर पर ही खरीदी जा सकेंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल पास, सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया। राज्यसभा में खड़गे बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2022 पेश किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2022 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। यह बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन कराता है। इसमें विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। सदन में सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 वापस ले लिया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। सरकार इसकी जगह नया बिल लाएगी जो कि कानूनी रूप से भी मंजूर होगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम कर रही है। सरकार इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल केवल विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के खिलाफ ही कर रही है। एक भी मामला ऐसा नहीं है जब एजेंसियों ने किसी वर्तमान सरकार के किसी मंत्री या एमएलए के ऊपर रेड डाली हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया हिंदू युवा वाहिनी संगठन, सारी इकाइयां अब हो गई बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की कई और पहचान थी। इनमें से एक पहचान थी हिंदू युवा वाहिनी संगठन। अब यह संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी कि अब इस संगठन की सभी इकाइयां खत्म कर दी गई, चाहे वह जिले की हो या प्रदेश स्तर की। अब हिंदू युवा वाहिनी की कोई इकाई नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस संगठन को भंग करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन छिटपुट तौर पर इसकी कई इकाइयां काम कर रही थी। आज के बाद से अब हिंदू युवा वाहिनी जैसा कोई संगठन नहीं होगा, इसे पूरी तरीके से खत्म माना जाएगा। दोस्तों हिंदू युवा वाहिनी वो संगठन है जिसकी नींव खुद योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। इसकी शुरुआत गोरखपुर में करीब 20 साल पहले हुई थी। योगी आदित्यनाथ का खुद भी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वह गोरखपुर मठ के महंत हैं और वहां के सांसद भी चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ का आध्यात्म की दुनिया से राजनीति में आना गोरखपुर और यहां बनी हिंदू युवा वाहिनी से ही संभव हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तिरंगा यात्रा में बिना हेलमेट शामिल होने पर मनोज तिवारी ने मांगी माफी, बोले अपना चालान भरेंगे। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान हेलमेट न पहनने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि बाद में मनोज तिवारी ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे हेलमेट न पहनने पर चालान भरेंगे। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि आज हेलमेट न पहनने के लिए माफी मांगता हूं, मैं चालान भरूंगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि फोटो में मेरी बाइक का नंबर साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी से निवेदन है कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन न चलाएं, सावधानी से चलें, आपके परिवार और दोस्तों को आपकी जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची, कनाडा को 3-2 से हराया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने अपने चौथे ग्रुप मैच में कनाडा को 3-2 से हराया। इस हार के बाद कनाडा की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। दोस्तों भारतीय टीम 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची है। उसने पिछली बार 2018 में भी अंतिम 4 में जगह बनाई थी, लेकिन तब कांस्य पदक से चूक गई थी। भारत के लिए इस मैच में सलीमा टेटे, नवनीत कौर और लाल रेसिपियानी ने गोल दागे। वहीं कनाडा के लिए ब्रियन स्टीयर्स और हन्ना ह्यूमन ने गोल किया। दोस्तों भारत ग्रुप में 4 में से 3 मैच जीतने में सफल रहा है। उसने घाना को 5-0 से और वेल्स को 3-1 से हराया। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला 5 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सीआईडी को दिल्ली पुलिस ने रोका। बंगाल पुलिस ने किया दिल्ली पुलिस को ट्वीट, मामला गरमाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि उनको दिल्ली पुलिस ने जांच करने से रोक दिया। यह जांच पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने उनके राज्य में झारखंड के 3 विधायकों से मिले लाखों रुपए की बरामदगी के बाद दिल्ली में होनी थी। पश्चिम बंगाल सीआईडी के ट्वीट करने के बाद अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल सीआईडी के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली में सर्च ऑपरेशन करने के लिए पहुंची थी। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक जब उनकी टीम आरोपी से संबंधित मामले में सर्च कर
करने के लिए पहुंची तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कानून की धारा 96 के तहत सर्च ऑपरेशन करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी को टैग करते हुए पूरे मामले से अवगत कराया। पश्चिम बंगाल की सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक उनके पास कोर्ट का सर्च वारंट था, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने उनको कोर्ट के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन से राज्य की निवासी हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य से बिलोंग करती है, कौन से राज्य से संबंध रखती है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।